प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इस पुस्तक से चौथा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। इसके पहले आचार्य जी ने आपको पढ़ाए इसके पहले का पार्ट, जिसमें कि हम देखें कि हमारे संसद के कितने भाग हैं, कितने उसमें सीटें हैं, अनुसूचित जाति क्या है और अनुसूचित जनजाति क्या है, इनकी सीटें क्या है, कैसे वोट होता है, कैसे हम मतदान का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से सरकारें बनती हैं। इन सही बातों को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4, कानूनों की समझ। कानूनों की समझ, हम कैसे कानून को समझें, किस प्रकार से हमारे भारत में कानून व्यवस्था है, और जैसे शादियां किस प्रकार के और कैसे, अर्थात कितनी उम्र में होनी चाहिए। हम कोई काम करते हैं और उसमें विवाद होता है तो उस पर कौन सा कानून लगता है। हमारे संपत्ति को खरीदने बेचने पर क्या अधिकार है, उस पर क्या कानून लगता है। कितना हम टैक्स भरते हैं और यदि उसमें विवाद खड़ा होता है तो उस पर कौन सा कानून लगता है। हम किसी को मर्डर करते हैं तो उस पर कौन सा एक्ट, कौन सा कानून लगता है। चोर चोरी करता है, विभिन्न प्रकार के जो अव्यवस्थाएं समाज में फैलती हैं उन पर किन किन प्रकार की धारा लगता है और इस धारा के परिणाम स्वरूप उसकी कौन से सजा होनी चाहिए। किस कोर्ट में, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किस कोर्ट में वह मुकदमा जाता है, यह भी कानून के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आज हम लोग इतना ये देखेंगे कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं। भैया बहनों, कानून वास्तव में, यदि हम लोग पाठ को छोड़ दें, अभी पाठ पर चर्चा न करते हुए ऐसे हम लोग इस बात पर समझें कि क्या कानून सब पर लागू होता है। आप अपने विद्यालय से चलिए। यदि विद्यालय में हम आते हैं, सबसे पहले वंदना में जाते हैं। क्या वंदना में कोई कानून है, क्या कोई व्यवस्था है, क्या कोई रूल है, क्या कोई इस प्रकार की व्यवस्था का कोई अंत है? बोलिए, बताइए। तो है, आप बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन है। हम कक्षा से एक साथ एक लाइन में, एक पंक्ति में होकर के आते हैं, तो कोई भैया बहने किसी के बाद किसी का नंबर हो सकता है। क्या क्लास में अमीर गरीब, छोटे बड़े सब घराने के भैया बहने पढ़ते हैं। क्या उसमें कोई भेद है क्या, कि कौन सा भैया बहने आगे बैठेगा, कैसे कौन पीछे बैठेगा? क्या ऐसा कोई भेद है? नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कानून सब पर लागू होते हैं। अर्थात एक दस्तान में बताया गया कि आप कोटे की दुकान पर जाते हैं, लाइन लगाते हैं, या आप देखते हैं कि हम टिकट लेते हैं या दुकान पर जाते हैं, तो उस व्यवस्था से हम कैसे हम उसको देख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वास्तव में कानून जो है प्रत्येक दृष्टिकोण से सबके लिए बराबर है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि कानून को तोड़ने पर और उन्हें तोड़ने वालों को क्या सजा मिलती है, यह भी हम लोग इस पाठ में देखेंगे। एक बात में देखा गया कि हमारा कानून धर्म, जात और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखता। कानून के शासन का मतलब है कि हम सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि कानून सर्वोपरि है और उसके बाद चाहे
कोई व्यक्ति चाहे किसी घराने के हो, चाहे प्रधानमंत्री के घराने के हों या राष्ट्रपति के हों, इस प्रकार से कानून व्यक्तिगत नहीं होता, व्यक्ति से ऊपर होता है। जैसे धर्म क्या होता है, व्यक्ति से ऊपर होता है। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय और विभिन्न लोगों के द्वारा जो असुविधाएं प्राप्त होती थी उन पर जो है कानून की व्यवस्था एक ही हुआ करता था। परंतु कुछ हम ये भी देखते हैं कि वास्तव में कानून सब पर एक समान नहीं भी होता है। जैसे अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों ने भारत में अनेक व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार से कानून व्यवस्था का एक ढांचा बनाया। जैसे कुछ व्यक्तियों को, जैसे रॉलट एक्ट है, इस एक्ट के आधार पर ये अपने देश के अनेक बंधुओं को बिना मुकदमा के सुनवाई किए उन्हें जेल में डाल देना, अर्थात उन्हें बिना किसी यानी कम से कम जो अपराध करता है उसको बिना पूछे उन्हें जेल में अंग्रेजी हुकूमत के लोग डाल देते थे। राजद्रोह, इस एक्ट के आधार पर 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के अहम भूमिका निभाई थी और इसमें मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही उसे गिरफ्तार किया जाता था, अर्थात उन्हें जेल दे दिया जाता था। इस तरह से अपने 2005 में एक कानून आया जिसको हम कहते हैं हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून। आप देखिए, आप इसको पढ़े भी होंगे। तो हिंदू उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि इसके मुताबिक यह नए कानून जो बेटे बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है, इस प्रकार के कानून बनाए गए। पहले ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में ये औरतों को मत देने का भी अधिकार नहीं था। यह भी हमने सप्तम में पढ़ा है। परंतु ऐसा अब नहीं। अब 18 वर्ष के ऊपर जो आयु पूरा कर लेते हैं वे सब गरीब अमीर, अच्छे बड़े भूले और स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां सबको मत देने का अधिकार है। इस तरीका से ये पैतृक संपत्ति में वे कानून इस प्रकार व्यक्त करता है कि उन्हें समान रूप से, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, पहले बेटियों की शादी के बाद उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, अर्थात अपने परिवार में बाप या एक पिता के बाद बेटा ही, चाहे एक हो तो एक लेता था और 4 हो 2 हो तो वो सभी अपने में उनके हिस्सा बढ़ता था। परंतु अब बेटे बेटियां और पत्नी सबको समान हिस्सा देने का कानून बन गया है। अब इस नए कानून के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि माँ, बेटा, बेटियां ये तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा तो मिलता है, परंतु उन्हें किसी प्रकार से कानून की अवहेलना करने पर कानून के नियंत्रण और उन्हें न मानने पर कानून एक उसके मुताबिक कदम उठाता है। लोग इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो वे मुकदमा दायर कर सकता है और पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकता है। इस प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि कुछ परिवारों में इस प्रकार की अव्यवस्था होती है जिसमें कि उनकी परिवार की कोई ढांचा ठीक से नहीं रहता और वे अपने आप कानून का उल्लंघन करते हैं, परंतु परिवार में एक दूसरे के प्रति चोट पहुंचता है। जैसे कोई औरत यह कह दे कि उसका पति उसको बराबर प्रताड़ित करता है, मारता है,
ठीक है। कभी कभी यह भी हम देखते हैं कि जो हम लड़के हैं, लड़कियां हैं, अर्थात हम जो बड़े होते हैं तो माँ बाप की बात नहीं सुनते, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें अपशब्द बोलते हैं। तो ये भी परिवार का एक दस्तान है कि हम ऐसा भी बर्ताव करते हैं। तो इस पर भी भैया बहनों कानून है कि वो माँ बाप उस एक्ट में, उस कानून के प्रति वह पालन करता है और अपना सुनवाई करा सकता है। पहले तो वो थाना जा सकता है, थाना अध्यक्ष के पास जा सकता है कि हमारे परिवार में इस प्रकार की ये अव्यवस्था है, हमें हमारा ये बालक बालिका ही नहीं मानता, या हमें पति प्रताड़ित करता है, रोज मुझे मारता है, गालियां देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से पहला प्राथमिक कानून, जिसको हम FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो करा सकता है और इसके तहत उसे न्याय मिल सकता है। यदि यह न्याय स्थानीय आधार पर नहीं मिलता है तो भैया बंधु वो फिर क्या होता है, वो फिर कोर्ट कचहरी का आश्रय लेता है। इस तरीका से हम देखते हैं कि हमारा ये नागरिक शास्त्र, अर्थात नागरिक शास्त्र नागरिकों का एक विशेष शास्त्र, जो नियम और उपनियम को लागू करने और उसे पालन करने और उसके मुताबिक चलने के लिए विवश करता है, यह हमारा नागरिक शास्त्र है। इस प्रकार से हम इस पाठ को अभी इतना समझें कि कानून सबके लिए बराबर है। हम कानून के नज़र में हम सब एक समान हैं, चाहे कोई अच्छे घराने का है, चाहे कोई राजे घराने का है, चाहे कोई गरीब घराने का है, इस सब के लिए कानून बराबर है। यदि ऐसा कोई नहीं मानता है तो उसे रिपोर्ट करने पर कानून उसको रास्ता दिखाता है, उसको न्याय दिलाता है। इस प्रकार से हम ये पढ़े, हमने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा कि अंग्रेज कैसे कानून को तोड़ते थे और कैसे हमारे भारतीयों को प्रताड़ित करते थे। ये दो चार चीज हमने पाठ के आधे भाग से सीखा, पढ़ा। इस प्रकार से जो पाठ का अध्याय का जो आधा भाग है, इसको हम लोग दूसरे सोपान में पढ़ेंगे। जैसे नए कानून किस तरह बनते हैं, यह है नए कानून किस तरह बनते हैं। हम जानते हैं कि पहले आलोचना होता है, पहले पक्ष प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष जो है सरकार के जो नियम है, जो उनको काम करने का तरीका है, उस पर आलोचना करती है संसद में, और यदि सरकार नहीं मानता है तो उस पर बहस होता है। इसके बाद उस जनता जनार्दन का भी, लोगों का भी जो असुविधा होती है, वह असुविधा का भी ध्यान उस संसद में रखा जाता है, और वही यदि यह नहीं बनता तो फिर इस प्रकार से कानून बन जाता है। कानून जो है अर्थात संसद के लोग, अर्थात हमारी सरकार ही कानून बनाती है, और उसे पालन करवाने के लिए स्थानीय आधार पर हमारे ये थाने हैं और कोर्ट कचहरी के हमारे जो अधिकारी हैं, इनके द्वारा बनता है। इस प्रकार से नए कानून किस तरह बनते हैं, इसके बारे हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से आज इतना ही पर्याप्त। धन्यवाद।